ऑलराइट, तो अगर आपने इस वीडियो में क्लिक किया है तो मैं ये मान रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रोराटा अलॉटमेंट में इश्यू आ रहा है, लाइक प्रोराटा समझने में दिक्कत आ रही है। तो और ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक पे डिफ़िकल्टी आती है और शायद यही रीज़न है मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है अपनी वीडियो के लिए, ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो प्रोराटा जो है वो इशू ऑफ शेयर्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं और बहुत थोड़ा थोड़ा टेक्निकलिटीज ज़्यादा है, बट मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूँगा आपको सिंपल वे में समझाने के लिए। और ज़्यादा टफ है नहीं दोस्तों, ट्रस्ट मी। आपको मैं बेसिक से कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हुए सम कराऊंगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आप कभी भूलोगे नहीं इस टॉपिक को। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, दैट आई कैन गारंटी यू इफ़ यू स्टिक टू विथ मी टिल द एंड। ऑलराइट, तो समझ लेते हैं कि प्रोराटा है क्या, व्हाट इज द वर्ड प्रोराटा। तो प्रोराटा समझने से पहले एक चीज समझना जरूरी है। अगर कंपनी क्या करती है, कंपनी अगर अपनी शेयर्स पब्लिक में इशू करती है, मान लो मुझे स्टॉक मार्केट में आना है, मेरी खुद कंपनी, मुझे अपने कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना है, तो मैं अपनी आईपीओ लेके आता हूँ विच इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और जिसमें मैं अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा पब्लिक को बेचता हूँ और बदले में पैसे लेता हूँ। It's like raising funds for my business by giving up shares, by giving up some part of my business to the general public. तो मैं कुछ पार्ट अपने कंपनी, कुछ हिस्सा मैंने पब्लिक को बेचा, बदले में पैसे ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू करता हूँ पब्लिक को। तो मान लो कंपनी के पास टोटल में 1 लाख शेयर्स हैं, टोटल में कंपनी की कैपिटल 1 लाख शेयर्स है कंपनी के पास, 90,000 शेयर्स कंपनी खुद रखती है और 10,000 मान लो मार्केट में इशू करती है, 10,000 कंपनी मार्केट में इशू करती है। तो दो सिनेरियो होगा, या तो तीन सिनेरियो होगा बेसिकली। या तो कंपनी इतनी पॉपुलर है कि सब लोग पूरा 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 10,000 शेयर्स खरीद ले, या सब लोग नहीं खरीदे, कुछ कम खरीदे, मतलब 10,000 इशू किए, 8,000 ही पब्लिक खरीदे, बाकी 2,000 नहीं खरीदे। या कंपनी की इतनी ज़्यादा डिमांड है, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी पब्लिक में, कंपनी ने 10,000 शेयर्स निकाले हैं और लोगों ने इतना ज़्यादा अप्लाई किया है कि कंपनी को 15,000 शेयर्स मिले हैं एप्लीकेशन में, लाइक 15,000 शेयर्स दे हैव रिसीव फॉर एप्लीकेशन, मतलब 15,000 शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा उनके पास आ गया है। ठीक, कंपनी जब निकालती है शेयर्स तो एज अ शेयर होल्डर आई नीड टू फर्स्ट अप्लाई कि मैं आपकी शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, और वो एप्लीकेशन पे कुछ पैसा भेजने पड़ते हैं, दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। तो कंपनी के ब्रांड पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि कंपनी को जितने उसने इशू के उससे ज़्यादा मिले हैं एप्लीकेशंस। अब जब ऐसा सिचुएशन है कि उसको ज़्यादा मिल रहे हैं, तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन है बेटा, उसके पास दो ही ऑप्शन है, क्योंकि शेयर्स तो 10,000 इशू करने हैं, 15,000 इशू नहीं करने हैं उसको। 10,000 ही मार्केट में बेचने आई थी वो, तो 10,000 ही बेच सकती है और 10,000 के पैसे ही ले सकते हैं। बट इतने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है एप्लीकेशन, इतने लोगों ने अप्लाई किया है टू गेट द शेयर्स कि जितना कंपनी लेके आई थी उससे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, 15,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो इसको बोलते हैं, इस कैटेगरी को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, जितना होना चाहिए तो उससे ज़्यादा पीपल आर अप्लाइंग फॉर इट। इस केस में कंपनी के पास दो ऑप्शन है, कंपनी के डायरेक्टर्स है, ओनर्स है, उनके पास बेसिकली दो ऑप्शन है। 10,000 तक एक्सेप्ट करे, उसके बाद जितने लोगों ने अप्लाई किया है, लाइक 10,000 तक एक्सेप्ट करो कि उतना ही शेयर है, 5,000 को रिजेक्ट कर दो, मतलब 5,000 को पैसा वापस कर दो, रिजेक्ट करो, सम खत्म करो। ये हो गया। अगर ये होता बेटा तो प्रोराटा वाला झमेला आपको आता ही नहीं। बट कंपनी क्या करती है, कंपनी ऐसे नहीं करती है, तो नाइंसाफी हो जाएगा ना बेटा कि 10,000 को मैं दे रहा हूँ, बाकी 5,000 को मैं शेयर्स दे ही नहीं रहा हूँ। दैट इज लाइक अनफेयर टू दोज 5,000 पीपल हु अप्लाइंग लेट, और लेट किया सब एक ही टाइम विंडो में अप्लाई करते हैं, तो वो 5,000 का नाइंसाफी हो जाएगा। इस वजह से कंपनी एक कॉन्सेप्ट लेके आती है जिसको बोलते हैं प्रो राटा बेसिस। मतलब होता है, प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस। प्रोपोर्शनेट सर, प्रोपोर्शनेट सर मैथ्स इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए तो कॉमर्स लिया है। सिंपल सा बात है बेटा, प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है एक रेशियो के बेसिस पे। तो अगर मैं एक रेशियो निकालूं इसका कि कंपनी लेकर आई थी 10,000 शेयर्स और लोगों ने अप्लाई कर दिया 15,000 शेयर्स, तो ये है कंपनी इतना ही अलॉट कर सकते हैं, इतना ही दे सकता है, बट लोगों ने अप्लाई कर दिया है 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिए।
if I try to find the ratio 0 0 all gets cancelled, I'm left with 10 and 15, that is 2:3. मतलब अगर अगर 3 शेयर्स के लिए तुम अप्लाई किए हो कंपनी तुमको 2 देगी, अगर 30 के लिए अप्लाई किए हो कंपनी 20 देगी, 300 के लिए किए हो कंपनी 200 देगी, 3000 के लिए किए हो कंपनी 2000 देगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये रेशियो निकल रहा था 2:3. अगर 3 अप्लाइड है तो 2 अलॉट किया जाएगा. तो इस ऐसे करने से क्या होगा, वी आर बीइंग फेयर एंड वी आर बीइंग फेयर टू ऑल माय शेयर होल्डर जिन्होंने अप्लाई किया. किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ अच्छा आपने इतना अप्लाई किया, कम ले लो थोड़ा, क्योंकि मेरे पास 10,000 शेयर देने के लिए, कम ले लो. तो कंपनी वही कर रही है. तो इसका मतलब एप्लीकेशन पे सर कैन आई से एप्लीकेशन पे कंपनी को 5,000 शेयर के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा आया है. एंड एज यू ऑल नो कंपनी जो शेयर्स के पैसा मंगवाती है वो इंस्टॉलमेंट्स मंगवाती है. पहले अप्लाई करना पड़ता है, फिर कंपनी अलॉटमेंट में कुछ पैसा लेती है, फिर कॉल्स में लेती है, राइट. ऑलराइट, तो हमने देखा कि 10,000 शेयर्स कंपनी ने मार्केट में लेकर आई थी और कंपनी को 15,000 शेयर्स लोगों ने अप्लाई किया कि 15,000 शेयर्स खरीदना है. तो एप्लीकेशन के टाइम पे क्या मैं कह सकता हूँ कि 5,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा कंपनी ने रिसीव किया होगा. जब कंपनी जब एज अ शेयर होल्डर जब मैं अप्लाई करना चाहता हूँ ना, तो मुझे एप्लीकेशन के साथ साथ पैसा भी देना पड़ता है एप्लीकेशन का. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एप्लीकेशन पे कंपनी 3 रुपया मंगवा रही है और अलॉटमेंट में कंपनी 3 रुपये लेगी अलॉटमेंट लेगी, और एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी 4 रुपये लेगी और टोटल 10 का शेयर है. ठीक है, तो अगर ऐसा सिनेरियो है कि कंपनी 3 रुपये एप्लीकेशन पे लेगी, 3 रुपये अलॉटमेंट लेगी और 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेने वाली है, तो जब लोगों ने अप्लाई किया था तो क्या मैं कह सकता हूँ सर 5,000 कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है बट लोगों ने 15,000 के लिए अप्लाई किया. इसका मतलब 5,000 शेयर्स ऐसे हैं जो कंपनी को एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा मिल रखा है. सो कैन आई से कंपनी को 5,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपये एप्लीकेशन करके 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रखे हैं. कंपनी हैज गॉट 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा इन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. कैन आई से दैट? हाँ सर कह सकते हैं 15,000 रुपये एक्स्ट्रा. तो कंपनी क्या करती है, कंपनी रिफंड नहीं करती है. कंपनी रिफंड नहीं करके कंपनी का दूसरा ऑप्शन क्या है, वो कर सकती है, बट अगर दूसरा ऑप्शन क्या है, अलॉटमेंट में भी तो पैसा लेना है उससे. 10,000 शेयर होल्डर है, 10,000 शेयर्स है और 3 रुपये करके अलॉटमेंट में भी पैसा लेना है. तो अगर कंपनी को अलॉटमेंट में भी पैसा लेना है, मंगवाना है 10,000 शेयर्स पे 3 रुपये करके 30,000 अगर मंगवाने हैं कंपनी को, तो कंपनी क्या कह सकती है, 30,000 रुपये तो मंगवाने के लिए, तो अभी पैसा वापस क्यों करना, पैसा रख लेते हैं, अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट कर लेंगे. मतलब अलॉटमेंट में कितने मंगवाएंगे, अलॉटमेंट में सिर्फ और सिर्फ 15,000 ही मंगवाएंगे, क्योंकि 30,000 मंगवाने हैं, 15,000 मेरे पास एक्स्ट्रा आया हुआ तो अलॉटमेंट में 15,000 मंगवाने. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरी ट्यूशन फीस है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मान लो मेरी ट्यूशन फीस है 700 रुपये. एक बच्चा आया, मुझे उसने फीस दिया, उसने एक अमाउंट दिया मुझे 500 के 2 नोट, मतलब 1,000 रुपये उसने दिया है, 500 के 2 नोट दिए उसने. ठीक है, 500 के 2 नोट दिए उसने, तो 1,000 रुपये उसने मुझे दिया. अब मुझे उस बच्चे को रिटर्न करना है 300 रुपीज़, क्योंकि मेरा फीस 700 रुपीज़ है. तो मेरे पास छुट्टी नहीं बेटा 300 रुपये रिटर्न करने के लिए. तो मैंने बच्चे को क्या बोला, मैंने बोला बच्चा नेक्स्ट मंथ तो तुमको फीस देना है. ठीक है, मान लो ये फीस मेरा है, ये मान लो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. ठीक है, जनवरी में तो उसको फीस फिर से देना 700 रुपये. तो मैंने इसको बोला कि ऐसा करते हैं ना, मेरे पास अभी चेंज नहीं है, तो जनवरी में मुझे तुम 700 नहीं देके तुम कितना देना, क्योंकि 300 रुपये से लौटाने हैं, तो तुम मुझे जनवरी में 400 ही दे देना. क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ सर ऐसा हम कर सकते हैं. अगर मेरे पास चेंज लौटाने के लिए नहीं है तो मैं नेक्स्ट मंथ कम ले लूँगा. तो कंपनी प्रोराटा में भी यही करती है, अलॉटमेंट में वो कम ले लेती है. 30,000 ले रहे थे, अब वो 15,000 लेगी, क्योंकि 15,000 उसने ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले रखा है. सर एक्स्ट्रा कैसे आया, सिंपल 10,000 शेयर्स थे, 15,000 एप्लीकेशन आए हैं,
एक्स्ट्रा 5,000 शेयर्स पे पैसा है तो 5,000 शेयर पे 3 रुपए करके एक्स्ट्रा आए हुए, दैट इज 15,000 विच विल बी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। बस यही है प्रोराटा, बस यही है प्रोराटा। इसके ऊपर एक फुल फ्लेज्ड सम करेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा कैसे करना है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है। और थोड़ा सम जब डिफिकल्ट होगा तो उसको हम सिंपलीफाई करना भी सीख जाएंगे। दैट इज इट। I just request you to watch this video till the end to have a complete picture of pro rata based sum, and I hope you really enjoy the video. Alright, तो हमने जो बेसिक्स समझा है ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रो राटा के बेसिस पे जो बेसिक्स हमने समझा उस पर एक सम कर लेते हैं टू डेवलप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस टॉपिक। तो एक्स लिमिटेड एक एग्जांपल है। एक्स लिमिटेड ने इशू किया 10,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से, और वो पेएबल एज एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट में 3 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपया। तो ये सब मिला के 10 रुपीज़ होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब क्या हुआ है, आप जो पब्लिक ने अप्लाई किया है, पब्लिक ने 10,000 से ज़्यादा मतलब 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाला है एक्स लिमिटेड में। नाउ the directors of the company they have two options, all right? तो दोनों ऑप्शंस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में डायरेक्टर्स डिसाइड्स टू रिफंड द एक्सेस एप्लीकेशन, कि एक्सेस एप्लीकेशन रिफंड कर देना है अपने को, वो लोग को एंट्री 10,000 पे करना है। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। एंड सेकंड ऑप्शन इज डायरेक्टर कैन अलॉट शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस, कि जितना जिन्होंने अप्लाई किया उतना नहीं उसको अलॉट करके कम अलॉट करना, तभी तो 10,000 शेयर अलॉट कर पाएंगे क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा आया हुआ है। तो अपने सम करते हैं। लेट्स do the solution for this। सिंपल है, पहले बैंक में पैसा आता है ना, एप्लीकेशन में पैसा आता है बैंक में। फर्स्ट एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट, डेबिट करेंगे अपने को 12,000 शेयर्स के ऊपर पैसा आया, $12,000 पे पैसा आया है सर, 3 रुपये करके आया है। वी विल रिकॉर्ड इट एज 36,000। ठीक है, हम ऐसे करते हैं अमाउंट। तो अपने को 36,000 आया। ठीक है, ये पैसा आया किसके लिए, शेयर एप्लीकेशन का पैसा है। रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अपने को बैंक अकाउंट में अपने एप्लीकेशन का पैसा रिकॉर्ड किया, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। ठीक है, सेकेंड एंट्री में अपने अब एप्लीकेशन के पैसे को अपने कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, तो अपने पहले अपने ऑप्शन 1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 होता तो क्या होता, दिस इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में अपने को एक चीज क्लियर करना है, हमेशा जो एप्लीकेशन और एप्लीकेशन दोनों सेम रहने वाला है। तो 36,000 एप्लीकेशन में पैसा आया तो आई राइट 36,000 हियर। ऑलराइट, और कैपिटल में कितने जाने, शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन का तो जाना है क्योंकि कंपनी के पास 10,000 शेयर है, तो 10,000 के हिसाब से 3 रुपये करके 30,000 ही जाने। हाँ सर, समझ में आ रहा है, 30,000 जाने। तो 6,000 जो एक्स्ट्रा है, जो 2,000 शेयर के ऊपर 3 रुपये करे, 6,000 एक्स्ट्रा जो आया है वो कंपनी फर्स्ट ऑप्शन में रिफंड कर रही है, मतलब वापस दे रही है टू बैंक अकाउंट। कंपनी के बैंक अकाउंट से निकल गया 6,000। दिस वॉज फर्स्ट एंट्री, और ये आपको पता भी था, वेरी सिंपल है। बट ऑप्शन 2 में कंपनी क्या करेगी, दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास क्या है कि किसी को निराश नहीं करना है, रिफंड नहीं करना है अपने को। तो दूसरे ऑप्शन में सेकेंड एंट्री मेरी बन जाएगी, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करनी है उतना अमाउंट जितना कि एप्लीकेशन में पैसा आया।
So I will write share application account debit 36,000, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में हमेशा जो जितनी कंपनी की हैसियत है, मतलब जितनी कंपनी ने इशू किया उतना ही रिकॉर्ड कर सकती है। तो 12,000 सॉरी 10,000 इंटू 3, 30,000 मेरा गया इक्विटी शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन का, और 6,000 एक्स्ट्रा है वो कंपनी मान लेगी कि मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लूँगी, तो वो कंपनी लिखेगी टू शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर या फिर शेयर अलॉटमेंट, कुछ भी, टू शेयर अलॉटमेंट में कंपनी एडजस्ट करेगी। ऑलराइट, तो मेरी एंट्री कंप्लीट हो गई। 36,000 यहाँ पे एप्लीकेशन का कैंसिल हो गया, 36,000 रुपये कैंसिल हो गया, और कैपिटल में 30,000 चले गए, और अलॉटमेंट में 6,000 मैंने एडजस्ट किया है। अब ये समझ में कैसे आएगा एडजस्टमेंट? देखो, एडजस्ट इसलिए किया है क्योंकि कंपनी जब अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी तो 6,000 कम मंगवाएगी, वो समझ में भी आएगा। लेट्स कंटिन्यू विद द सम। नाउ थर्ड एंट्री वुड बी, अब अलॉटमेंट का अब अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करना पड़ेगा। जैसे मैं पास करते हैं, तो पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये है, इसको ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं या ड्यू करने वाला एंट्री बोलते हैं, ठीक है। पहले अकाउंट्स का रूल है कि पहले किसी भी पेमेंट को लेने से पहले उसको ड्यू करना पड़ता है, तो मैंने अलॉटमेंट के नाम से ड्यू कराया कि मुझे मिलना है अलॉटमेंट का, रिसीवेबल है मेरा, और मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। कितना? उतना ही कर सकता हूँ जितना मैंने शेयर इशू किया। मैंने 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 इंटू अलॉटमेंट में कितने करके आने हैं, 3 में करके आने हैं, तो ये आना चाहिए 30,000 रुपीज़। तो मैंने अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री या फिर ट्रांसफर एंट्री मैंने पास कर दिया है कि अलॉटमेंट में मुझे 30,000 मिलने हैं। अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, मैंने 30,000 रुपया अलॉटमेंट को डेबिट किया, मतलब मिलने हैं, और मैंने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रखा है 6,000 जो कि मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ एप्लीकेशन अटेंड पे। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या जाएगा? इन दोनों का नेट इफेक्ट बताओ क्या होगा? 30,000 डेबिट कर रखे हैं, 6,000 क्रेडिट कर रखे हैं, तो नेट में कहने से 24,000 डेबिट कर रखे हैं, विच मीन्स I will be only receiving 24,000 from my shareholders, ठीक है। इसका मतलब यही है, डेबिट में 24,000 है, तो इसलिए जब बैंक में पैसा आएगा, जब बैंक में नेक्स्ट एंट्री में जब बैंक में मैं पैसा मंगवाऊंगा शेयर होल्डर से, तो बैंक में 24,000 ही मंगवाऊंगा, क्योंकि मैंने 6,000 ऑलरेडी एडजस्ट कर रखे हैं। और इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या हुआ? इन दोनों का नेट इफेक्ट ये हुआ कि सर 24,000 डेबिट में पड़ा हुआ है, तो सर बैंक में जब बैंक में पैसा मंगाऊंगा तो 24,000 ही मंगाऊंगा, तो बैंक ऑन डेबिट 25,000 रुपीज़ टू शेयर अलॉटमेंट। ऐसा आ गया तो अलॉटमेंट कैंसिल कर देना है 24,000 से। तो आप देख रहे हो, भले ही ये प्रोराटा का सम है, बट व्हाट डिड आई से इन द फर्स्ट इंस्टेंस कि मेरा अलॉटमेंट एप्लीकेशन फर्स्ट फॉर इस नाम का वर्ड मेरे बुक्स में रहेगा नहीं। आई विल कैंसिल आउट एवरीथिंग, तो ये कैंसिल आउट इवेंचुअली हो ही जा रहा है। 6,000 30,000 का नेट इफेक्ट, 24,000 डेबिट, और 24,000 डेबिट इज गेटिंग कैंसिल्ड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द मनी। सो इन नट शेल मेरे अकाउंट में सिर्फ मेरा बैंक अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है और शेयर कैपिटल बढ़ते जा रहा है, वही रिकॉर्ड होता चला जा रहा है, और ये होता चला जाएगा हर सम में, राइट। एवरी अदर थिंग विल गेट कैंसल्ड अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम या फिर कोई अरियर एडवांस है तो वो आएगा, अदरवाइज सब कैंसिल होगा। अल्टीमेटली मेरा बैंक अकाउंट सिर्फ बैंक में पैसा आएगा और शेयर कैपिटल में पैसा दिखता रहेगा, और कोई सिक्योरिटीज अगर प्रीमियम में इश्यू हो रहा है तो प्रीमियम में दिखेगा। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रेजिंग फंड्स, बैंक में पैसा आएगा और कैपिटल बढ़ता रहेगा, दैट्स इट। तो उसी तरह अब चूंकि मेरा एक्स्ट्रा पैसा जो मुझे मिला था, मुझे एक्स्ट्रा कितना मिला था? मुझे एक्स्ट्रा 6,000 मिले थे, वो 6,000 एडजस्ट हो चुके हैं अलॉटमेंट में। जब मैंने पैसा रिसीव किया तो मैंने एडजस्ट कर रखा है। नाउ जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री है वो अब नॉर्मल हो गई है, नॉर्मल सम की तरह ट्रीट करना है और नॉर्मल पास करना है। तो आई होप प्रोराटा में जो हमने समझा था कि जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसको एडजस्ट हो जाता है, वो इस एंट्री के जरिए आपको समझ आ गया होगा। आगे चल के ये तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने एक सम लिया था, आगे चल के फुल फ्लेजेड सम करेंगे जिसमें
फोफीचर भी आएगा, ठीक है, फोफीचर आएगा और अरियर्स वगैरह भी आएगा कि शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा, वो भी आएगा। तो उसमें हम और डिटेल में समझेंगे क्या हो रहा है। आई होप अब तक यहाँ तक क्लियर होगा और मैं एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पास कर देता हूँ। तो सेम पहले ड्यू करेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेम आएगा, 10,000 शेयर से 2 रुपये करके मंगवाना है तो 20,000। ये तो सिंपल है सर, ये तो समझ में आता है, अपने कर लेंगे। फिर जब सम्स कर ही रहा हूँ तो मैं कर ही लेता हूँ। और बैंक में पैसा मंगवा लेंगे, जब बैंक में पैसा मंगवाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू ये अमाउंट ड्यू खत्म हुई कैंसिल आउट करने पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20,000। क्लियर है? मेन प्रोराटा का एडजस्टमेंट समझना जरूरी था, वो हमने समझ लिया है। ये तो नॉर्मल एंट्री सर पास किया हमने। अब एक फुल फ्लेज सम करते हैं और इसी में मैं कुछ ऐड कर दूंगा। तो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me so alive. ऑलराइट, तो मैंने सेम सम लिया है। मैंने बस एक एडिशन किया। क्या एडिशन किया कि मिस्टर अमित एक शेयर होल्डर है जिसको 1500 शेयर हमने अलॉट किया है। उसने क्या किया है, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल और कॉल मनी भी नहीं दिया, बस अप्लाई किया था। ये दोनों स्टेजेस में पैसा उसने नहीं दिया है, तो वो अपने सम करता है। चलिए फर्स्ट एंट्री कर लेते हैं। पहले बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा है। कितना आएगा? 12,000 करके पैसा आ रहा है। 12,000 इंटू 3 रुपये करके आ रहा है, दैट इज 36,000। सर ये तो क्लियर है, समझ में आ गया, एकदम सिंपल है। दूसरा एंट्री अब ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा जो है वो मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में उतना ही जाता है जितना मेरा ऑलरेडी शेयर, जितना मेरा शेयर एक्चुअल में इशू हुआ है। मेरा 10,000 शेयर इशू हुए, 3 रुपये करके मंगवा रहे हैं, तो कैपिटल में सिर्फ 10,000 इंटू 3 दैट इज 30,000 जाने वाला है। 30,000 जाने वाला है कैपिटल में। 36,000 यहाँ पे रहने वाला है क्योंकि ये दोनों सेम रहेगा, कैंसिल आउट होना है। अब जो 6,000 रुपये एक्स्ट्रा है वो इसमें एडजस्ट हो रहा है, वो एडजस्ट हो रहा है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, उसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एडजस्टमेंट का मतलब ऐसे समझ सकते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिख रहा हूँ क्योंकि एक तरह का मैं लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ। सो कि हाँ कि आई एम लायबल टू पे 6,000 टू माई शेयर होल्डर। ऑलराइट, तो अभी मैं इस पॉइंट में मैं लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्रेडिट कर रहा हूँ उसको।
6000 तो ये एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ऑलराइट, अब एप्लीकेशन का ये एप्लीकेशन का रिसीट का एंट्री है, ट्रांसफर एंट्री, दैट इज क्लियर। और ये एडजस्ट करो चलो, ये भी क्लियर है, ये अभी रिसेंटली हमने सम किया है। अब थर्ड इज अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर का एंट्री होगा। अलॉटमेंट का शेयर कैपिटल ट्रांसफर होता है, तो लेट्स डू इट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। ट्रांसफर भी उतना ही करेंगे जितना मेरे को चाहिए, लाइक जितना मेरा शेयर है 10,000 शेयर है, 3 रुपये करके अलॉटमेंट में जाना है, तो 30,000 should be transferred to share capital, which I have already done. I have transferred 30,000 to my share capital for allotment money. Now यहाँ पे समझने की चीज़ें, यहाँ पे ध्यान से समझना गाइस, कि मैंने 30,000 मैंने लेने थे, आइडली 30,000 लेने थे। बैंक में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 30,000 हो जाता, बट एज बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एडजस्टेड 6,000 फॉर इन अलॉटमेंट, दैट मीन्स इसका मतलब क्या, मैंने 6,000 एडजस्ट कर रखा है, मैंने अलॉटमेंट को कम कर रखा है। तो 30,000 से 6,000 ऑलरेडी कम हो गया, ऑलराइट। तो जब कम हो गया अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट वन अब कितना का रह गया, 24,000 का रह गया। तो बैंक अकाउंट में 24,000 मैं ले लेता, बट ये नॉर्मल सम होता, मैं ले लेता, लास्ट में वही किया था। बट एक शेयर होल्डर जो बहुत नालायक है, मिस्टर अमित, इसने क्या किया है, इसने अप्लाई तो किया है, बट ये फेल हो गया है अलॉटमेंट मनी देने में और कॉल मनी देने में भी फेल हो गया है। ये दोनों नहीं दे पा रहे हैं, है ना। तो जब अलॉटमेंट में इसने पैसा नहीं दे रहा है, तो 24,000 मुझे अब मेरे शेयर होल्डर से मिलना था आफ्टर एडजस्टमेंट। बट अब मैं देख रहा हूँ कि अमित ने पैसे नहीं दिए, तो अमित ने जितने नहीं दिए, अमित से जितने मिलने थे वो माइनस करना पड़ेगा बैंक में रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसलिए मुझे इसका एंट्री क्या होगा, बैंक में पैसे आने हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और एक शेयर होल्डर जो अरियर्स, जो पैसा नहीं दे रहा, जब पैसा नहीं मिलता तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स, है ना। कॉल्स इन अरियर्स डेबिट कर रहे हैं, इसलिए डेबिट कर रहे हैं बिकॉज इट इज काइंड ऑफ रिसीवेबल फॉर मी, कि मेरे को इससे पैसे लेने हैं, इतने मिला नहीं अभी तक। तो ये कॉल्स इन अरियर्स डेबिट होगा टू, ये पैसा किसका है, मतलब किस इंस्टॉलमेंट का, ये अलॉटमेंट का, टू शेयर अलॉटमेंट या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो एक चीज क्लियर कर लो, अलॉटमेंट का नेट इफेक्ट में ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, 24,000। तो 24,000 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्योंकि हमको ये पता है कि हमेशा जो है ड्यू एंड ट्रांसफर एंट्री और रिसीट एंट्री में जो है, जो अलॉटमेंट हो या कुछ भी हो, वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसका नेट इफेक्ट इज 24,000 विच इज गेटिंग कैंसिल्ड बाय दिस एंट्री। 24,000 मैंने किया। अब बैंक में कितने आने, 24,000 से कुछ कम आने, क्योंकि अरियर्स हो रहा है, हम इतने ही दे रहे हैं। अब अमित से मिलना कितना वो निकाल लेंगे, तो बैंक में कितने आने वो मैं बैलेंसिंग फिगर ले सकता हूँ। तो अमित से मिलने कितने वो निकालते हैं। सर इजी तो है, अमित को 1500 शेयर्स दिया हुआ था, उसको 3 रुपये करके अलॉटमेंट देना है, तो 4500 उससे मिलने थे, जो नहीं मिला वो रिकॉर्ड कर दो। अगर आप ध्यान से समझो इसको, मैं अगर 45 यहाँ रिकॉर्ड करूँ तो एक गलत हो जाएगा। वो अमित आके मेरा कॉलर पकड़ लेगा, बोलेगा 4500 कैसे देना है मुझे तुम्हें, 4500 कैसे देना है मुझे तुम्हें। मैंने बोला हाँ 1500 तुम्हें शेयर्स मिले, 3 रुपये करके तुम्हें देने हैं, तो 4500 बनते हैं तुम्हारे। वो बोलेगा सही से कैलकुलेट करो, तो कंपनी को बोला सही से कैलकुलेट करो, तुम गलत कैलकुलेट कर रहे हो। कैसे गलत कर रहे हो, लेट्स सी। अमित, तो यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम अमित, लेट अस कैलकुलेट दिस। अमित आके बोलता है नहीं 4500 रुपये मुझे नहीं देने, तुमने गलत कैलकुलेट किया है। मैंने बोला बताओ क्या गलत किया है। फिर वो बताता है मुझे कि देखो मैंने अप्लाई, तुमने मुझे अलॉट 1500 किया है, तुमने मुझे अलॉट किया है 1500, अलॉट किया 1500, बट मैंने अप्लाई तो ज़्यादा किया था, क्योंकि ये प्रोडाटा का सम है, 12,000 एप्लीकेशन मिले,
तो मैंने अप्लाई तो ज़्यादा किया था, कितना अप्लाई किया है निकालते हैं। अलॉट एंड अप्लाइड, दो कॉलम बनाते हैं, ठीक है। अलॉट कितना किया गया, 10,000 शेयर अलॉट किया गया है, लोगों ने अप्लाई किया था 12,000 शेयर्स। तो अगर मैं रेशियो निकालूँ इसका तो 10:12 होगा, और फर्दर निकालूँ तो 5:6। तो ये रेशियो निकल गया। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर तुमने 6 शेयर्स अप्लाई किए हैं, या अप्लाई किया ना, अगर 6 शेयर्स अप्लाई किए हैं तो तुम्हें 5 अलॉट किया गया है। तो अमित बोलता है तुमने मुझे अलॉट 1500 किया है, तो मैंने अप्लाई तो ज़्यादा किया होगा, तो वो निकालो। वो कैसे निकालते, वो हम निकालेंगे जो 1500 दिया हुआ है, विच इज 1500 इज अलॉटेड टू हिम, तो उसको डिवाइड कर देंगे अलॉटेड के रेशियो से। अलॉटेड का रेशियो 5 है, डिवाइड कर दिया। और मुझे निकालना है अप्लाइड, तो अप्लाइड के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल कर आता है 1800। तो हमें बोलते हैं देखो मैंने अप्लाई 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तुमने मुझे दिया है 1500 शेयर्स, है ना, तुमने मुझे दिया है 1500 शेयर्स में, लेकिन मैंने अप्लाई तो 1800 शेयर्स पे किया है, मतलब पैसे मैंने 1800 पे दिए हैं। तो एक्स्ट्रा कितना दिए मैंने तुम्हें एप्लीकेशन के टाइम पे। तो मैंने बोला हाँ बात तो सही है। कंपनी ने बोला बात तो सही है, 300 रुपया उसने एक्स्ट्रा पे कर रखा है, 300 शेयर्स पे 3 रुपये करके एप्लीकेशन मनी उसने एक्स्ट्रा पे कर रखा है, एक्स्ट्रा पे कर रखा है 900 रुपया, है ना। जब उसने एक्स्ट्रा 900 रुपया पे कर रखा है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है कॉल्स इन अरेज निकालने के लिए। तो अमित से मुझे अलॉटमेंट में ड्यू था, अलॉटमेंट में उससे मेरे को ड्यू था 4500। सर 4500 कैसे है, 1500 शेयर उसके पास है, इंटू 3 रुपये करके उसे लेने थे, 1500 इंटू 3 करके लेने थे, 4500 बनते हैं। बट सर उसने 900 रुपया तो एक्स्ट्रा देकर रखा है हमसे, तो उसको लेस करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी 900 रुपया एडजस्ट करेंगे, तो अपना आता है 3600। तो फिर कंपनी ने रियलाइज कि हाँ अमित बात तो सही बोल रहा है कि उसको 4500 नहीं उसका ड्यू है, उसका ड्यू है 3600 रुपया, जो कि हमने वर्किंग नोट में निकाल रखा है। तो हम अब समझ गए, 3600 रुपया रिकॉर्ड कर लेंगे। 24,000 मिलने थे, 3600 अरियर हो गया, मतलब नहीं मिलने वाले, अभी नहीं मिल रहे, तो मिले कितने, माइनस कर लेंगे 20,400 बैंक में बैलेंसिंग फिगर बोल के आ गया। और कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट हमने वर्किंग नोट 1 से निकाला है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट 1 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है गाइस, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मेन मुद्दा अलॉटमेंट प्रोराटा का ये हो रहा है कि जो बंदा डिफॉल्ट कर रहा है उसका कॉल्स इन अरियर्स को निकालना है, बट आफ्टर एडजस्टिंग हिज एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेड बाय हिम, वो करने के बाद निकालना, अदरवाइज सम गलत हो जाएगा। तो प्रोराटा का जो रेशियो है और जो सिग्निफिकेंस है वो यहीं पे आ रहा है कैलकुलेशन पे। तो आई होप ये पार्ट क्लियर होगा। अब बाकी हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। अब जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे वो डिफॉल्ट कर रहा है, वहां पे भी तो डिफॉल्ट कर रहा है, बट वहां पे ये झमेला नहीं रहने वाला है, क्योंकि सारा पैसा अलॉटमेंट सारा पैसा जो है अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जा रहा है। अलॉटमेंट में मिलने 30,000 है, 6,000 एक्स्ट्रा, तो 6,000 इसमें एडजस्ट हो जा रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच नहीं रहा है शेयर होल्डर्स का। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में सब नॉर्मल हो जाएगा। अलॉटमेंट में हमने सारा एडजस्टमेंट कर लिया। तो आप पास करते हैं, चलो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। तो ड्यू एंट्री पता है क्या होता है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने आने, 10,000 शेयर से 2 रुपये करके आना है, 20,000 मंगवाना है, 20,000 मंगवाना है, मतलब 20,000 डाल दिए शेयर कैपिटल में। अब जब व्हेन आई एम रिसीविंग माय फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, तो बैंक में डेबिट करेंगे, बैंक डेबिट किया। सर अब भी अरियर हो रहा है, ये अमित नालायक अब भी नहीं दे रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दे रहा है, तो कॉल्स इन अरियर्स हो रहा है। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
तो ये तो 20,000 आने, तो ये कैंसिल आउट होना है, आ गया। आरियस कितने पे? 1500 शेयर्स पे, 1500 शेयर्स उसके पास थे, 2 रुपये करके मिलना था उससे, वो नहीं मिलेगा। 1500 इंटू 2 विच इज 3000, तो 3000 मेरा अरियस हो गया, और मेरे बैंक में कितना आएगा? 17,000 बैंक में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है गाइस? अगर यहाँ तक क्लियर हो आपको? एक मिस्टेक हो रहा है, अभी ध्यान में आए। दिस शुड बी 3 3 6 1 4, दिस शुड बी 4, तब तो 10 रुपये होगा। अगर 4 रुपये करके मंगवाना है तो 4 रुपये करके 10 शेयर पे 40,000 होना चाहिए था उसको। चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। दस 10,000 शेयर्स है, 4 करके मंगवाना तो 40,000 आना चाहिए था, 40,000 आना चाहिए था, यहाँ भी 40,000 आना चाहिए था। 40,000 में से सेम है, 1500 उसके पास है, 2 रुपये करके 1500 उसके पास है, 4 रुपये करके उससे लेना था पैसा, तो 1500 इंटू 4 इज 6,000, 6,000 नहीं मिलेगा, कॉल्स एंड अरेज हो गया उसकी वजह से, और मिलेगा कितना? 34,000 बैंक अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर। और लेट्स डू वन थिंग, इसको स्प्लिट ही कर लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये मिल रहे हैं, एंड फाइनल कॉल पे भी 2 रुपये मिल रहे हैं, टोटल हो गया 10 रुपीज़। 3 3 6 7 8 9 10, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री पास कर लेंगे, पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने? 10,000 करके 2 करके मंगवाने तो 20,000, और यहाँ पे भी 20,000। अब फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल में भी पैसा नहीं मिल रहा, अरियर हो रहा है, डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 20,000 रिकॉर्ड कर दो यहाँ पे। सर 1500 शेयर उसके पास है, 1500 शेयर उसके पास है, 1500 इंटू 2 करके नहीं दे रहा, मतलब 3,000 नहीं दे रहे, मतलब बैंक में कितने आ रहे? 17,000। नॉर्मल है सर, ये तो अब तो नॉर्मल हो गया सब। फर्स्ट कॉल जिस तरह फर्स्ट कॉल पास किया है, सेम फाइनल कॉल के लिए भी सेम एंट्री पास कर देना है, 7th और 8th एंट्री में कर लेते हैं यहाँ पे। 7th फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ट्रांसफर करेंगे 10,000, सेम 10,000 इंटू 20,000 यहाँ पे, और अब बैंक में पैसा ले लेंगे। आरियस हो रहा है यहाँ पे भी, तो शेयर फाइनल कॉल अमाउंट सेम होने वाला 20,000, 3,000 नहीं मिला, 1500 करके 2 रुपये 3,000 होता है, और मिला कितना था? 17,000 अपने को मिला है। यहाँ तक क्लियर है? आई होप
यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा आपको। जो भी अलॉटमेंट में जो भी प्रोराटा का सिग्निफिकेंस सम में पड़ा वो बस इसमें पड़ा है। जब कॉज एंड रेज निकाल रहे हैं अपने तो एडजस्ट करते हुए निकाल रहे हैं। 4500 रुपये नहीं ले रहे हैं, बल्कि जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है उस अमित से एप्लीकेशन के टाइम पे वो एक्स्ट्रा पैसा माइनस करते हुए नेट अमाउंट निकाल रहे हैं। क्योंकि कंपनी से मिस्टेक हुई थी, वो याद है ना, स्कॉलर कॉलर बोला था मुझे उतना नहीं देने, गलत कर रहे तुम। तो भाई सही मैंने फिर कंपनी ने चेक किया अकाउंट्स, बोला हाँ बात तो सही है। तो सही अमाउंट क्या है, 3600 रुपया, और 3600 रुपया बोल के ही अरियर्स रिकॉर्ड किया है अलॉटमेंट के टाइम पे। और बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तो क्योंकि अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुका है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे सब नॉर्मल हो गया था। अब नॉर्मली पास किया हमने उसको, ठीक है। तो ये था बेसिक। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी गाइस मैंने वापस से सम को सॉल्व किया है ताकि पूरा फुल फ्लेज सम एक फ्रेम में आपको दिख सके। ब्लू पेन से मैंने क्वेश्चन लिखा है और मैंने सॉल्व करा है इसको। तो हमने 8 एंट्री तक सॉल्व करा है, जहाँ पे हमने पूरे सारे कॉल्स, कंपनी ने फाइनल कॉल किया, उसके बाद कंपनी को फाइनल कॉल का पैसा मिला। अलॉटमेंट में एक शेयर होल्डर था अमित, जिसने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट मारा, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया है। तो हमने देखा था कि कैसे अलॉटमेंट के टाइम में जब अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा था, कैसे हमने उसके एक्सेस मनी को हमने एडजस्ट करके फाइनल कॉलिंग अरियर का अमाउंट लिखा आफ्टर एडजस्टिंग हिज एक्सेस मनी। उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री पास की, उसकी बैंक की एंट्री पास की, फिर 7th कॉल की ड्यू एंट्री पास की और उसकी बैंक की एंट्री पास की, और दोनों में ही कॉज इन एरियर्स हो रहा है जो मिस्टर अमित कर रहा है। ऑलराइट, बड़ा नालायक है बेटा, अप्लाई कर दिया, पैसे नहीं दे रहा है उसके बाद। तो हमने कॉज इन एरियर्स की एंट्री पास कर रखी है फर्स्ट कॉल में भी और फाइनल कॉल में भी, और अलॉटमेंट में ही एडजस्टमेंट है जो कि हम लोग वहाँ पे शो कर रखे हैं। ऑलराइट, और हमें ये पता था 1500 रुपीज़ वॉज 1500 शेयर्स वर अलॉटेड टू हिम। तो हमने ये रेशियो लगा के हमने अलॉटमेंट का लिखा, लेकिन उसने अप्लाई कितना किया होगा। अगर 1500 उसको अलॉट किया गया तो उसने अप्लाई ज़्यादा किया होगा। तो हमने फॉर्मूला लगा के हमने 1800 रुपये निकाल लिया था, विच वॉज शेयर्स अप्लाइड बाय हिम। उसके हिसाब से हमने एक्सेस मनी निकाला था 900 रुपीज़, और अलॉटमेंट में उससे मिलना था 1500 के हिसाब से 3 रुपये करके मिला था 4500 रुपये। बट 900 रुपये उसको ऑलरेडी 900 रुपये उसको ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। तो नेट अमाउंट कितना मिलने वाला है उससे, 3600 रुपये। तो कंपनी क्या बोलेगी कि आपको 4500 नहीं देने, आपको 3600 देने, इसलिए कॉल इन एरियर्स में 3600 बोल के रिकॉर्ड करेंगे। आई होप यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोराटा का, जो कि आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हमने सारे एंट्री पास कर दिया, आप बस फॉरफीचर की एंट्री पास करना है। वो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको पता ही होगा फॉरफीचर की एंट्री। जब शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, राइट। शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे होते हैं, शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे होते हैं। जब शेयर वापस ले रहे हैं, फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, शेयर वापस ले लेना उससे, क्योंकि वो पैसा दे नहीं रहा, आगे का पैसा दे नहीं रहा, तो हम वापस ले लेंगे शेयर उससे। तो जब शेयर वापस लेते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। शेयर हमने वापस ले लिया। जब शेयर हमने वापस ले लिया, क्या है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा अरियर बाकी है उससे। अब तो मैं नहीं बोलूँगा ना कि मेरा अरियर्स है उस शेयर्स पे। तो ये वाला अरियर्स जो मैंने बुक कर रखा है हर एंट्री में, हर स्टेप्स में, तो वो अरियर्स को मुझे कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए अकाउंट्स में अगर अकाउंट्स में 2 ही एंट्रीज होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर कोई चीज़ को डेबिट कर रखे हो, कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, एज सिंपल एज दैट। तो इसको टू कॉज इन अरियर्स हमने कैंसिल कर देना है। कितने अमाउंट से कैंसिल करना है, पहली बात तो इसको लिख लेते हैं कि कितने शेयर्स है, 1500 शेयर्स है। हाँ सर, सिर्फ 1500 शेयर्स है। 1500 शेयर्स है, 10 रुपये करके शेयर है, क्योंकि कंपनी ने पूरा कॉल कर रखा है। तो जितनी कॉल कर रखा है उसी से हम कैंसिल आउट करेंगे इक्विटी से कैपिटल को। तो हो जाएगा ये 15,000 शेयर्स, 15,000 रुपीज़। और अरियर्स कितना हुआ है देख लेते हैं। अरियर्स का टोटल लगा लेते हैं एक बार। यहाँ पे 3600 है, यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 3000 है। तो तीनों अमाउंट को अगर ऐड करेंगे अपने, ये अमाउंट और ये अमाउंट ऐड करेंगे तो 9,600 रुपीज़ मेरा अरियर आएगा। तो लिख लेते हैं 9,600 रुपीज़ मेरा
अरियर्स है। ठीक है, तो 15,000 का शेयर कैपिटल है, उसमें से इतना बाकी है, तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस मुझे मिल गया होगा, उस अमित से डिफरेंस मुझे मिल गया होगा, वही डिफरेंस मेरा जाएगा शेयर फोरफीचर अकाउंट में, टू शेयर फोरफीचर, जो कि मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस अमाउंट? 15,000 से 9,700 गया, तो बचेगा 5,400। ठीक है, तो 5,400 मेरा फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा, जो मेरा फायदा है। दिस इज प्रॉफिट फॉर मी, राइट? सर प्रॉफिट कैसे है बेटा? 15,000 रुपये का कैपिटल था, ठीक है, 15,000 कैपिटल उसको दिया गया था, 15,000 रुपये का। उसके बदले में उसने इतना अरियर कर रखा है, इतना नहीं दे रखा है, मतलब ऑलराइट। तो हम अब शेयर फॉरफीट कर रहे हैं, तो हमने शेयर फॉरफीट करना, तो हमने कैपिटल को रिवर्स किया, हमने डेबिट किया, 1500 शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं, तो 1500 शेयर एज बिकॉज हमने पूरा 10 कॉल कर चुका है प्रीवियसली, अब वो शेयर वापस ले रहे हैं, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करके हमने निकाला। अगर हम फॉरफीट कर रहे होते फर्स्ट कॉल के बाद, अगर हम फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीट कर रहे होते, तो कंपनी ने तब कॉल कितना कर रखा है? तब कंपनी ने कॉल 3, 3, 6 और 2, 8, तब कंपनी ने 8 रुपए कॉल कर रखा है। इस वजह से यहाँ पे 8 से कैलकुलेशन होगा, 10 से नहीं होगा। मतलब जितना कंपनी ने कॉल कर रखा है, उतना ही अमाउंट यहाँ पे रिवर्स करेंगे। ऑब्वियस सा बात है कि मैंने रिकॉर्ड ही उतना किया है, तभी 10 से रिवर्स कर रहे हैं। अगर मैंने फर्स्ट कॉल तक रिकॉर्ड कर रहा होता, मतलब फर्स्ट कॉल तक कॉल कर रहा होता, तो फर्स्ट कॉल तक 8 रुपये आ रहे, तो 8 रुपये यहाँ पे आता। ऑलराइट, तो सर ये क्लियर है कि जितना कंपनी ने कॉल कर रखा है, जब फॉरफीट करे तो चेक करना है कंपनी ने कॉल कितना कर रखा है। कंपनी ने पूरा कॉल रखा है, पूरा 10 आएगा, जितना कॉल कर रखा है उतना ही आएगा, क्योंकि उतना ही से मुझे कैंसिल आउट करना है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। कॉल इन अरियर्स, अब जब मैंने शेयर वापस मंगवा लेना है, तो मेरा क्या कुछ कॉल इन अरियर्स रहेगा? कैन आई से आई स्टिल ओ दीज अमाउंट फ्रॉम माय शेयर होल्डर? नो सर, आई कैन नॉट से आई स्टिल ओ दिस अमाउंट। इस वजह से मेरे सारे कॉल्स इन अरियर्स, जिस शेयर का फोरफीचर एंट्री पास कर रहा हूँ, उस शेयर का कॉल्स इन अरियर्स सारा कैंसिल आउट करना है। तो तीनों को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 9,600 रुपीज। तो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन माय कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, और जो बच गया दैट इज माय प्रॉफिट। 15,000 से 9,600 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? सर बचेगा 5,400। दिस इज माय प्रॉफिट, जो कि मैं प्रॉफिट को ट्रांसफर करूंगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट एज बिकॉज मेरे सारे प्रॉफिट्स, जब भी प्रॉफिट करते हैं तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर टू बी रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड, इसलिए 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट करके मेरा प्रॉफिट रिकॉर्ड हो रहा है 400। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस फॉरफीचर एंट्री। उसके बाद अब नॉर्मल समय फॉरफीट कर लिया मैंने, रीइशू करना है। मैंने रीइशू कितने में करना है? 8 रुपये पे मैं रीइशू कर रहा हूँ। तो जब 8 रुपये पे रीइशू कर रहा हूँ, तो मेरे रीइशू में नुकसान कितना हो रहा है? 10 का शेयर है, 8 पे रीइशू कर रहे हैं, 2 रुपये का नुकसान हो रहा है। पहले एंट्री कर लेते हैं, बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में पैसा कितना आ रहा है, और इस रीइशू करने में मुझे नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान हो रहा है, दैट इज मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। वो जब शेयर फॉरफीट किया था, फायदा रिकॉर्ड कहाँ पे किया था? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो उसी शेयर का जब नुकसान हो रहा है रीइशू करने में, तो वो भी रिकॉर्ड होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। वो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ अपना प्रॉफिट को। तो कितना होगा बैंक में? कितना आएगा बैंक में? सर आ जाएगा 1500 शेयर्स है, 8 रुपये करके रीइशू कर रहे हैं, मतलब 8 रुपये करके पैसा मिलने वाला है, तो यहाँ आएगा 12,000। और सर लॉस हो रहा है अपने को 2 रुपये करके लॉस हो रहा है, तो आएगा 3,000।
और शेयर कैपिटल में एज यू ऑल नो शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करते हैं। 1500 शेयर 10 की फेस वैल्यू है, आएगा 15,000 रुपए। ऑलराइट, तो एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, मैंने वो शेयर फॉरवर्ड किया, उसमें मैंने कमाया 5,400, ये मैंने कमाया, और उसी शेयर को री इशू किया है तो मैंने लॉस करा 3,000। तो नेट में मैं कहने से नेट में अभी भी 2400 रुपया मेरा फायदा है। इन दोनों का नेट इफेक्ट में 2400 रुपया अभी भी मेरा फायदा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है फायदा है। तो ये फायदा जो क्रेडिट साइड में आ रहा है, ये फायदे को कंपनीज एक्ट बोलता है, इस फायदे को ट्रांसफर करो कैपिटल। तो जो ये नेट में फायदा आ रहा है 2400 रुपीज का, तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, वो बोलता है कि इसको ट्रांसफर करो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व अकाउंट वो रिजर्व होता है, कंपनी का वो रिजर्व होता है जहाँ पे जब कंपनी अपने कैपिटल एसेट्स को बेचता है और उसमें जो प्रॉफिट करता है, वो फायदा उस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। द प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और मैं वही कर रहा हूँ। मैं वो 2400 रुपये नेट में प्रॉफिट बचा है वो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ कैपिटल रिजर्व में, एंड दिस इज आवर फाइनल एंट्री, और इस पे हमारा सम खत्म होता है। ऑलराइट, तो बस जो डिफरेंस अमाउंट है वो चला जाता है। सर बस ये तो बहुत सिंपल था, बट ट्विस्ट कहाँ आता है, मान लो कंपनी ने फॉरफिट किया 1500 शेयर, बट वो री इशू कर रहा है 1000 शेयर्स। कितना री इशू कर रहा है सर? 1500 शेयर्स फॉरफिट कर रहा है और री इशू कर रहे हैं 1000। तब यहाँ जो ट्रांसफर होता है ये वाला कैलकुलेट करना पड़ता है, वो इतना सिंपल नहीं होता, माइनस करके हमें नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे मैंने फॉरफिट कितना किया, मैंने सर फॉरफिट किया है 1500 शेयर्स, 1500 शेयर्स मैंने फॉरफिट किया है। और आई मीन ये जो फायदा है 1500 शेयर्स फॉरफिट करने पे हुआ है, और ये जो नुकसान है ये कितने शेयर्स फॉरफिट करने पे हुआ है, ये भी सॉरी ये जो नुकसान है ये कितने शेयर्स री इशू करने में हुआ है, ये सर 1500 ही से जितना मैंने फॉरवर्ड किया उतना ही री इशू किया, उसी में नुकसान हुआ है। तो आज बिकॉज 1500 दोनों सेम है तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट पॉसिबल है। बट अगर मैं री इशू करूंगा यहाँ पे, मान लो अगर मैं 1500 शेयर्स री इशू नहीं करेगा, अगर मैं 1000 शेयर्स री इशू करता हूँ, अगर मैं 1000 शेयर्स री इशू करता हूँ, अगर मैं 1000 शेयर्स री इशू करता हूँ तो मेरा लॉस भी 1000 शेयर्स के ऊपर ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 1000 into 2। तो आपको क्या लगता है ये फायदा 1500 के ऊपर है और नुकसान 1000 के ऊपर है, तो क्या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? सर मैथमेटिक्स तो ये नहीं बोलता है, मैथमेटिक्स बोलता है अगर प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस में जितना क्वांटिटी है कॉस्ट में भी उतना ही क्वांटिटी रखना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन फाइंड द राइट प्रॉफिट। तो सही प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सर नुकसान 1000 शेयर पे दिया है, फायदा 1500 शेयर पे दिया, तो ये तो पॉसिबल नहीं सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे अपने क्या करेंगे, अपने जो फायदा है वो 1000 शेयर पे निकाल लेंगे। अगर फायदा अपने 1000 शेयर पे निकाल लिए तो ये 1000 का लॉस 1000 का फायदा दोनों सेम हो जाएगा, उससे सब्ट्रैक्ट करके मेरा रियल प्रॉफिट निकलेगा कि कैपिटल में कितना जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं क्या करता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ इसको, मैं इसको 45 कर देता हूँ। क्या करता हूँ मैं इसको कर देता हूँ 45 कि 1500 शेयर्स फॉरफिट करने में 4500 का प्रॉफिट हुआ है फॉर एग्जांपल, क्योंकि कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैंने सिंपल करने के लिए मैंने ये अज्यूम किया है। तो अगर 1500 शेयर पे 4500 का मुनाफा है तो 1000 शेयर पे कितने का मुनाफा है वो निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं। 1500 शेयर पे अगर प्रॉफिट अपने को 4500 का है तो सर एक शेयर पे 4500 डिवाइड बाई 1500, ये एक शेयर पे निकला, तो सर 1000 शेयर पे 4500 डिवाइड बाई 1500 इंटू 1000, तो ये हो जाता है 3000 आता है कैलकुलेट करेंगे तो 1000। तो सर मतलब 1000 शेयर पे ऑलराइट, तो हमने ये समझा कि अगर जितना फॉरफिट करे उतना ही री इशू कर दे रहे तो स्ट्रेट अवे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपने को प्रॉफिट उतना ही शेयर का दिया, अपने को लॉस भी उतना ही शेयर का दिया। बट what is the trick here? The trick is if I am reissuing
लेस नंबर ऑफ शेयर्स देन माय फॉरफिटेड शेयर्स, अगर 1500 फॉरफिट किया उससे कम रीइशू कर रहे हैं तो अपने को जो जितना रीइशू कर रहा है उसका लॉस तो अपने पास है, बट जितना फॉरफिट किया है वो ज़्यादा शेयर्स का प्रॉफिट है। तो ये चेंज मतलब सेम नहीं है, the number of shares is not same. Here I am getting profit for 1500 shares, here I am taking loss 1000 shares, that these two are not same, does not belong to the same number of shares. So for the sake of calculation of capital reserve, we need to find the profit that we are getting from that number of shares, जितना हम बेच रहे हैं, जितना हम रीइशू कर रहे हैं। अगर हम रीइशू 1000 कर रहे हैं तो मुझे 1000 शेयर्स के ऊपर कितना मेरा प्रॉफिट है वो निकालना पड़ेगा। तो 1000 शेयर के ऊपर कितना मेरा प्रॉफिट है मैंने निकाल लिया, मेरा 1000 शेयर पे 3000 प्रॉफिट बनता है, और मुझे रीइशू करने में मुझे लॉस 2000 का हो रहा है, तो मुझे 3000 का प्रॉफिट अब मैंने निकाल लिया कि मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ है। तो 1000 पे प्रॉफिट 3000 का हुआ है, 1000 पे लॉस 2000 का हुआ है, नेट में मेरे पास 1000 का मुनाफा है जो मैं ट्रांसफर करूंगा कैपिटल रिजर्व में। आई होप ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया है, इस सम में वैलिड नहीं था, बट हमारे सम में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसमें आ सकते हैं कि हमने कम अगर रीइशू किया तो उस केस में कैपिटल रिजर्व के लिए हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट 2 बोल सकते हो आप, और दिखा देना कैसे आ रहा है ना, कैलकुलेट करके दिखा देना कि इसको इरेज कर देते हैं पहले। Calculation of profit, calculation of profit on calculation of profit on calculation of profit transfer to capital reserve। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे देख लेते हैं। प्रॉफिट ऑन forfeiture ऑफ 1000 शेयर्स, क्योंकि 1000 रीइशू हो रहा है तो प्रॉफिट भी 1000 का ही निकालना है पहले, नेट प्रॉफिट ही ट्रांसफर होगी कैपिटल रिजर्व में। तो अगर मुझे 4500 का फायदा हुआ है 1500 के शेयर पे, तो डिवाइड करके एक शेयर का निकाल लिए और 1000 शेयर के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, सो विल बी गेटिंग 3000 एज प्रॉफिट। ये मेरा 1000 से प्रॉफिट है। अब लॉस ऑन रीइशू लॉस ऑन रीइशू ऑफ 1000 शेयर्स, मुझे कितना लॉस हुआ है, मुझे लॉस हुआ है 1000 पे 2 रुपये करके 2000 का लॉस हुआ है। तो नेट में मेरा कैपिटल रिजर्व में कितना जाना है, मेरे कैपिटल रिजर्व में 1000 रुपये जाने हैं। ऑलराइट, तो कैपिटल रिजर्व 1000 में ट्रांसफर कर कैपिटल रिजर्व में मैंने 1000 ट्रांसफर कर दिया जो मेरे एक्चुअल में जाने थे। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये सम क्लियर हो। एक बेसिक सम था जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है प्रोराटा अलॉटमेंट के ऊपर। एक फुल फ्लेज सम भी मैं डालूंगा, बस वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। बट अभी के लिए आई होप आपको प्रोराटा का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने एक सम लेके प्रॉपर मैंने प्रोराटा का पूरा एक फुल फ्लेज सम सॉल्व करके आपको दिखाया, ठीक है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आ रहे हैं तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करेगा बाय सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियोस। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कमेंट्स और एनी टॉपिक ऑन विच यू वांट मी टू मेक वीडियो, जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल श्योरली पोस्ट अ वीडियो ऑन दैट, मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड या जैसे मैंने बोला कि मैंने एक इस पे एडवांस सम भी मैं कराऊंगा, बट वो नेक्स्ट वीडियो के लिए होगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आई रियली होप you enjoyed the explanation and you understood the pro rata allotment, and yeah, that's it from my side for today. You have a great day ahead and thank you so much for watching till the end. I'll see you in the next video. Take care, bye bye.